सियासत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हुई बेहद कम वोटिंग के बाद अंदाजिया नतीजों का दौर चल पड़ा है। हर कोई अपने अपने ज्ञान के मुताबिक एनडीए और इंडिया को सीटें बांट रहा है। ऐसे में अब इंतजार है तो दूसरे चरण के चुनावों का, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोट डाले जाएंगे। ये 8 सीटें प्रदेश के राजनीतिक लिहाज के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। किसके किसके बीच टक्कर है, पिछले चुनावों में यहां क्या नतीजे रहे थे, इन सीटों का इतिहास क्या कह रहा है, किसके खाते में जाने की उम्मीदें हैं, इस वीडियो में इस तरह की बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। शुरुआत करेंगे दिल्ली से सटी गाजियाबाद लोकसभा सीट से, क्योंकि पहले चरण के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहीं पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पश्चिम से जो हवा चलेगी वो पूरे प्रदेश तक जाएगी। गाजियाबाद में की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहां पिछले 3 बार से लगातार भाजपा ही कमल खिला रही है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है, इसलिए भाजपा ने मौजूदा सांसद वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव खेल दिया है। तो इंडिया के लिए कांग्रेस के पाले में आई इस सीट पर डॉली शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि बसपा ने नंद किशोर मुंडीर को टिकट दिया है। अब गाजियाबाद और यहां के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। यह जिला साल 1976 में मेरठ से अलग होकर बना था, जबकि साल 2008 में यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी और साल 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुए थे। उस साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बावजूद इस सीट पर भगवा लहरा गया। इस साल इस सीट से राजनाथ सिंह चुनाव लड़े थे। उन्हें 43.34% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल रहे थे। साल 2014 में दोबारा चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी ने विजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा और इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राज बब्बर को भारी मतों से हरा दिया। इसके बाद साल 2019 वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनरल वीके सिंह 41% से ज्यादा वोट के साथ पहले नंबर पर आए। खैर, जातीय परिदृश्य से देखेंगे तो इस सीट पर 72% आबादी हिंदुओं की और 25% आबादी मुसलमानों की है। यहाँ दलितों और मुस्लिमों का खासा वर्चस्व है और यही दोनों वोटर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। गाजियाबाद के बाद बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की। दिल्ली से सटी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट खासी महत्वपूर्ण है। यहां भाजपा ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से आते हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में हिंदू आबादी करीब 85% है। 47% शहरी और 53% ग्रामीण आबादी वाली इस सीट पर पहली बार 2009 में हुए चुनाव में बसपा के सुरेंद्र सिंह नागर जीते थे। भाजपा से उतरे डॉक्टर महेश शर्मा तब महज 2.15% वोटों के अंतर से हारे थे। 2014 में भाजपा से फिर डॉक्टर महेश शर्मा मैदान में उतरे और 50.1% वोट शेयर के साथ भगवा परचम फहरा दिया। 2009 के चुनाव में 33.24% वोट शेयर हासिल करने वाली बसपा 2014 में 16.53% पर सिमटकर तीसरे पायदान पर खिसक गई, जबकि 26.64% वोट शेयर के साथ सपा दूसरे स्थान पर आने में कामयाब रही थी। 2019 में भाजपा ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 59.64% वोट शेयर हासिल किया। बसपा से उतरे सतवीर ने दम दिखाया, जिससे पार्टी की मतों में हिस्सेदारी बढ़कर 35.46% हो गई। ये आंकड़े बहुत कुछ इस सीट के मिजाज को स्पष्ट कर देते हैं। हालांकि इस बार चुनाव में यहां भाजपा को अपनी सीट खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहां मुआवजे का मुद्दा सुलग रहा है। यहां स्थानीय लोग बताते हैं कि सपा सरकार में 4 गुना मुआवजा देने की घोषणा हुई थी। भाजपा सरकार ने फॉर्मूला ही बदल दिया। 2013 के अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ ऐसा ही तर्क डॉक्टर रुपेश वर्मा और सुनील चौधरी भी देते हैं। वे दावा करते हैं कि करीब
30,000 किसानों को अभी तक ली गई जमीन के बदले भूखंड नहीं दिए गए हैं। फिलहाल इस लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण जान लीजिए। इस सीट पर करीब 26,75,148 मतदाता हैं, जिसमें क्षत्रिय करीब 4.25 लाख, ब्राह्मण गुर्जर 4 लाख, मुस्लिम 3.25 लाख, दलित 3.5 लाख, इसके अलावा यादव और जाट 1-1 लाख हैं। वहीं अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री बनने पर 9 जून 1997 को इस जिले का गठन किया, पर 2003 में सपा सरकार ने इसे भंग कर दिया। विरोध होने पर सरकार ने फैसला वापस लिया। गौतम बुद्ध नगर के बाद जानिए बुलंदशहर लोकसभा सीट को। बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा से नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया गया है। 2009 को छोड़कर 1991 से यहां लगातार भाजपा की जीत होती रही है। इस सीट का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो यहां 1952 में कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया लाल वाल्मीकि और रघुबर दयाल विजयी हुए और 1957 के चुनाव में भी यही परिणाम रहा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शुरुआती 2 चुनावों में यहां पर 2-2 सांसद चुने गए। इसके बाद तीसरे चुनाव यानी 1962 से यहां एक सीट पर ही चुनाव कराया जाने लगा। 1962 में कांग्रेस के सुरेंद्र पाल सिंह यहां से सांसद बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सांसद सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारा और दूसरी बार वो विजयी हो गए। कांग्रेस के सुरेंद्र पाल ने 1971 में जीत की हैट्रिक लगा दी। हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में कराए गए लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर सीट से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय लोक दल के महमूद हसन खान ने 1977 के चुनाव में जीत हासिल की। हसन ने 3 बार से सांसद रहे सुरेंद्र पाल सिंह को हराया था। फिर 1980 में हसन फिर से चुनाव जीत गए। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र पाल सिंह फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1989 के चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी सरवर हुसैन के खाते में यहां से जीत हुई। कांग्रेस के सुरेंद्र पाल को इस बार हार मिली। 1990 के बाद भाजपा की ओर से राम आंदोलन चलाए जाने के बाद देश की राजनीति बदल गई और 1991 के चुनाव में भाजपा को बुलंदशहर सीट पर जीत मिली। भाजपा के छत्रपाल सिंह लोधा ने 1991 के बाद 1996, 1998 और 1999 में भी लगातार जीत का चौका लगाया। फिर 2004 के चुनाव में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। यहां से भाजपा की ये लगातार 5वीं जीत रही। 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कमलेश वाल्मीकि को जीत मिली। फिर 2014 में भाजपा को मोदी लहर का फायदा मिला और उसके उम्मीदवार भोला सिंह को जीत हासिल हुई। 2019 में भोला सिंह फिर से यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को देखेंगे तो ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2019 के चुनाव के समय यहाँ पर करीब 2 लाख ब्राह्मण और 2 लाख के करीब ठाकुर या क्षत्रिय वोटर्स हैं। जाट बिरादरी के 1.60 लाख, जाटो बिरादरी के 2.20 लाख, लोध बिरादरी के 2 लाख वोटर्स यहाँ पर थे। इनके अलावा करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर्स थे। खटीक, वाल्मीकिस, गुर्जर, त्यागी, कश्यप, प्रजापति, पाल यानी गड़रिया जाति के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में यहाँ रहते हैं। अब आ जाइए अलीगढ़ लोकसभा सीट पर। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा ने यहाँ वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर भाजपा से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। इस सीट के इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये लोकसभा की सीट 1952 को अस्तित्व में आई थी। कुल 18,82,000 मतदाताओं वाले अलीगढ़ में सबसे पहले लगातार 4 बार कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिली थी। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी, जनता दल, बसपा और भाजपा प्रत्याशियों को भी अलीगढ़ से
जीत मिली है। 1991 से लेकर 1999 तक अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। भाजपा की शीला गौतम लगातार 4 बार सांसद चुनी गईं। उपचुनाव में भी शीला गौतम को जीत मिली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक भी अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता। मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह भी अलीगढ़ के ही हैं। 2014 से लगातार भाजपा के सतीश गौतम अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट से अब तक समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की है। बसपा महज एक बार अलीगढ़ से अपना सांसद बनवाने में सफल रही है। जातियों के लिहाज से देखने पर अलीगढ़ में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य के मिले जुले वोटर्स लगभग 5.5 लाख हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 3.5 लाख, 2 लाख जाटव मतदाता हैं। ओबीसी के बाद अन्य जातियां लगभग 4.5 लाख की संख्या में हैं। अब बात करेंगे मथुरा लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट में सबसे बड़े सरकार तो भगवान कृष्ण हैं, मगर उन्हीं का सहारा लेकर राजनीतिक दल भी खुद को स्थापित करने में जुटे रहते हैं। इस वीवीआईपी सीट पर लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बसपा ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा सीट से ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कह दिया था कि अब काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, मगर इस बार माहौल थोड़ा अलग है। हालांकि हेमा मालिनी खुद को जाट बताती हैं क्योंकि उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी। वो 10 साल से मथुरा सांसद हैं और अब क्षेत्र की समस्याओं के लिए उन पर सवाल उठने लगे हैं। कई मौकों पर मतदाता उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी मानते हैं। ऐसे में ये तो तय है कि अखिलेश और मायावती दोनों के उम्मीदवार वोट काटने का काम करेंगे। लेकिन अगर ये वोट सिर्फ हेमा मालिनी के कम हुए तो मुकेश धनगर के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और हेमा मालिनी का हैट्रिक लगाने का सपना टूट जाएगा। मथुरा लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद पहला चुनाव साल यहां 1952 में हुआ। पहले और दूसरे दोनों चुनावों में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 1962 से 1977 तक लगातार 3 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस हारी और भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की। साल 1980 में यह सीट जनता दल के खाते में गई, जबकि 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की, लेकिन कांग्रेस को अगले चुनाव में फिर से हार का सामना करना पड़ा। साल 1991 में इस सीट पर पहली बार भाजपा को जीत मिली। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 में भी भाजपा का ही कब्जा रहा। हालांकि 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने यहां वापसी कराई। साल 2009 में भाजपा के साथ लड़ी रालोद के जयंत चौधरी जीते, लेकिन 2014 में मोदी लहर में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जीत दर्ज की। आंकड़ों के मुताबिक मथुरा में 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं की संख्या है। जाट मतदाता करीब 3.5 लाख हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता आते हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। जाटों मतदाता करीब 1.5 लाख हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 1.5 लाख के बराबर है। वैश्य मतदाताओं की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर करीब 1 लाख हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। अन्य जातियों के करीब 1 लाख वोटर्स यहां पर हैं। अब बात अमरोहा लोकसभा सीट की। मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र पिछले दिनों 2 बड़े बयानों से चर्चा में आ गया। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस बयान के बाद कयास लगने लगे कि क्या कहीं मोदी ने अपना उत्तराधिकारी तो नहीं चुन लिया है। तो दूसरी ओर मायावती ने एक रैली के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को गद्दार कह दिया। उन्होंने कहा कि दानिश अली ने अमरोहा की जनता और पार्टी के साथ धोखेबाजी की है। दरअसल दानिश अली अमरोहा में मौजूदा सांसद जो पिछली बार बसपा से जीत कर आए थे। इस बार वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा की ओर से कुंवर सिंह तंवर चुनावी मैदान में हैं। बात बसपा की करें तो मैदान में मुजाहिद हुसैन हैं। इस सीट पर थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलेगा कि 2014 में मोदी लहर में हुए चुनाव में भाजपा ने यहां से दिल्ली निवासी अरबपति प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को
उतारा और सपा से तत्कालीन मंत्री कमाल अख्तर की पत्नी उम्मीदवार बनी। बसपा ने फरहत हसन को टिकट दिया। सपा बसपा में वोट बटे और 16 लाख के अंतर के बाद 1.58 लाख वोटों के अंतर से कमल खिल गया। आजादी के बाद हुए चुनाव में अमरोहा में कांग्रेस के हिफ्जुर रहमान ने हैट्रिक लगाई और 52, 57 और 62 में लगातार संसद पहुंचे। 62 में जीतने के कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। हिफ्जुर रहमान के निधन के बाद 1963 में हुए उपचुनाव में आचार्य जेबी कृपलानी ने कांग्रेस से बगावत करते हुए यहां से पर्चा भर दिया। कांग्रेस ने उनके सामने केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को उतारा। कांग्रेस के जोर लगाने के बावजूद कृपलानी 50,000 वोटों से जीते। 1967 और 1971 में सीपीआई के इशाक अली को अमरोहा से मौका मिला। 71 में कांग्रेस ने भी सीपीआई को समर्थन दिया था। अगले 2 चुनाव जनता पार्टी के पक्ष में गए और 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति फैक्टर ने कांग्रेस की वापसी करा दी। 89 में वीपी सिंह का परचम बुलंद था तो यहां से जनता दल जीत गई। 91 का चुनाव यूपी में रामलहर में हुआ। भाजपा ने यहां से विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रहे चेतन चौहान को उम्मीदवार बनाया। लहर और ग्लैमर की थाप पर जनता की रीझ गई और चेतन जीतकर दिल्ली पहुंच गए। हालांकि 80 के बाद से ही अमरोहा को बदलाव का स्वाद लग गया। जिस चेहरे को एक बार मौका दिया उसके लिए अगली बार कूलिंग पीरियड तय कर दिया गया। इसलिए 98 में भाजपा से चेतन चौहान को फिर मौका देने से पहले 96 में यहां सपा के सिर पर जीत का सेहरा बांधा। 99 में बसपा के राशिद अलवी जीते तो 2004 में जनता ने सभी दलों को किनारे करके निर्दलीय हरीश नागपाल को संसद भेज दिया। इस सीट पर निर्दलियों का असर इससे समझा जा सकता है कि 2 चुनाव जीतने के साथ 2 बार निर्दलीय चेहरे यहां दूसरे पायदान तक भी पहुंचे। 2009 में भाजपा के साथ का फायदा रालोद को मिला और उसका भी अमरोहा में खाता खुल गया। अब बात करेंगे मेरठ लोकसभा क्षेत्र की। 90 के दशक में लोगों के आस्था का विषय बन गया रामायण कार्यक्रम तो आपको याद ही होगा और उसके भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भला कौन भूल सकता है। इस बार भाजपा ने मेरठ लोकसभा सीट से टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल को ही अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं दूसरी ओर बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है। मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019 से लगातार भाजपा नेता राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते आ रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने 2009 में करीब 50,000 और 2014 में 2,32,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में भी वो जीते तो मगर सिर्फ 5,000 वोटों के अंतर से। इससे पहले 2004 चुनाव में बीएसपी नेता मोहम्मद शाहिद ने मेरठ सीट पर करीब 70,000 वोटों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी आज तक कभी भी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत सकी है। हालांकि 2014 और 2009 चुनाव में सपा उम्मीदवार शाहिद मंजूर ने अच्छी बढ़त हासिल की थी। सपा को करीब 20 से 25% वोट पड़े थे। आखिर में बात बागपत लोकसभा सीट की। बागपत लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जब ये सीट अस्तित्व में आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार गैर जाट सांसद बना है। पिछले 57 साल के इतिहास में बागपत लोकसभा सीट पर जाट समुदाय का दबदबा रहा है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फैमिली का दबदबा रहा है। बागपत से इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि पिछले 10 साल से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। इस बार इस सीट से इंडिया गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए में ये सीट आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने प्रवीण बैंसला को मैदान में उतारा है। सीट पर चौधरी परिवार का दबदबा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए थे। उन्होंने साल 1977 में पहली बार जीत दर्ज की थी। उसके बाद उन्होंने लगातार साल 1980 और 1984 आम चुनाव में भी जीत हासिल की। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह बागपत लोकसभा सीट से 6 बार सांसद चुने गए। चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी इस सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। खैर, अब इन 8 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होने वाला है, इसका फैसला जनता करेगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुक्रिया।